क्योंकि ये तो मेरे को बार बार कैलकुलेट करनी होगी, मेरे को आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आज मार्केट कैप बाय जीडीपी 1.3 चल रही है तो हाउ टू इन्वेस्ट टुडे, क्योंकि ना आज मार्केट बहुत सस्ती है, ना मैं ऐसा बोल पा रहा हूं कि हॉरिबली महंगी है। क्वेश्चन नंबर 3, आप मेरे को बोलेंगे मैं 30-40 ईयर्स का हूं, मैं बच्चे के लिए तो इन्वेस्ट कर दूंगा उसके रिटायरमेंट के लिए, लेकिन मैं अपने लिए कैसे प्लान करूं? मुझे तो अपना पहले रिटायरमेंट सिक्योर करना है, बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा सिक्योर करना है, उसकी मैरिज का प्लान बनाना है, तो ये प्लान कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, जो पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही आंसर कर दूंगा, कि अगर मैं आज 40, 50, 60, 70 साल का हूं या इसके आसपास बीच में हूं और मेरे पास एक लमसम अमाउंट है, समझिए मेरे पास रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपया आ गया, या 50 साल में मेरे पास, मैं लकी हूं, मेरे पास पैसा आ गया 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ आ गया, तो मैं इस पैसे को कैसे 2 हिस्सों में डिवाइड करूं ताकि मेरे को महीने के महीने रेगुलर इनकम भी आते रहे और मेरा पैसा ग्रो भी होता रहे। तो ये कैसे प्लान बनाना है, जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं, ये मैं पहले ही बता दूंगा, ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1, 2 और 3 ये नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे बिना आज का सेशन एक तरीके से खत्म नहीं होता जब हम Q&A सेशन में करेंगे। लेकिन मैंने आपको बोला था आज के लास्ट 30 मिनट्स में हम क्या करने वाले हैं, हम ज्यादा यूजफुल और ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज के बारे में बात करेंगे, विच इज व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। सो इन्वेस्टिंग की दुनिया में 2 क्वेश्चंस थे, एक था क्या खरीदना चाहिए, वो तो हमको समझ पड़ गया, कुछ नहीं आता तो निफ्टी 50 जैसा कुछ खरीद लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है कि कब खरीदना चाहिए। तो वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं, दुनिया में हर चीज की एक फेयर वैल्यू होती है, सही वैल्यू, लेकिन कभी कभी जब पूरी दुनिया बोलती है कि इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं और सभी लोग ये खरीदना चाहते हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो फेयर वैल्यू से ऊपर चले जाती है। और अगर आपको तब खरीदना हो जब सब खरीदना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, मतलब प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ज्यादा पे करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कल मार्केट में न्यूज आ जाए कुछ भी खा लो, कुछ भी खरीद लो, ठीक है, लेकिन अगर इस चीज में इन्वेस्ट किया तो इससे बेकार कुछ नहीं है। जब सब मानते हैं इससे बेकार कुछ नहीं है, तो मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू से कहां चले जाती है, नीचे, और अगर वो नीचे चले गई तो हमको क्या मिल रहा होता है, डिस्काउंट। और वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं, उनका एक बड़ा फेमस कोट है, स्टॉक्स और सॉक्स, चाहे स्टॉक्स हो या सॉक्स हो, वी ऑलवेज बाय क्वालिटी मर्चेंडाइज एट ए डिस्काउंट। हम हमेशा अच्छी चीजें डिस्काउंट पे ही खरीदते हैं। तो अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे पता करें कि फेयर वैल्यू से सस्ता कब हो गया, महंगा कब हो गया? तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वॉरेन बफेट क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पहले वो समझते हैं, फिर ये देखेंगे कि पता कैसे करें कि सस्ता कब है, महंगा कब है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वॉरेन बफेट कुछ ऐसा बोल रहे हैं, समझिए 1980 में सेंसेक्स की वैल्यू 100, एक बहुत बड़ा बूम आया और 1985 तक मार्केट मान लेते हैं 700 पॉइंट्स पे पहुंच गई। जैसे ही 700 पॉइंट पे पहुंची तो मेरे जैसा कोई दोस्त आपके घर पहुंचेगा, मैं पूछूंगा कहां रखते हो पैसा, आपने बोला हम तो सारा पैसा बैंक में रखते हैं। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, हमने तो कभी बैंक में रखा नहीं, सेंसेक्स निफ्टी में 1 लाख डाला था, 5 साल में 7 लाख हो गया। फिर सब कन्विंस हो जाते हैं कि सेंसेक्स निफ्टी से बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, और लोग बोलना चालू कर देते हैं अपना घर भी बेच दो और पैसा कहां डाल दो, स्टॉक मार्केट में। जिसने भी घर बेच के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया 1985 के पीक पे, उसको घर वापस कभी नहीं मिला। 1987 तक मार्केट एब्सोल्युटली कोलैप्स। और याद रखिए, जब सेंसेक्स 700 पॉइंट से 250 पॉइंट पे आता है तो आपके फेवरेट स्टॉक सुजलॉन, आरकॉम, पुंजलॉयड ये तो दिखना ही बंद हो जाते हैं। फिर लोग कस्में खाते हैं अब हम कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली 5 साल बाद 1992-93 हर्षद मेहता स्कैम के पीक पे, इस बार 5 साल में 250 से 3000, इस बार लोगों ने बोला घर क्या गहने भी बेच दो। जिसने घर और गहने बेच के इन्वेस्ट किया उसको वापस कुछ नहीं मिला। 1995 तक मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स। लोग कस्में खा रहे हैं अब कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फिर 5 साल बाद यहां पे मार्केट आ गई, समझिए 1250। 5 साल बाद 2000.com बबल पे मार्केट 6000 कोलैप्स होके 2002 में 2500। फिर एक बहुत बड़ा बूम आया, इंडिया नंबर 1, 2007 में सेंसेक्स 21000। इस बार लोग बोल रहे थे दुनिया कहीं भी जाए इंडिया तो बस आगे ही बढ़ता जाएगा,
और 2008 में कोलैप्स होके मार्केट आ गई 8000 और फिर करते करते कोविड सब करते करते मार्केट 76,000 पे आ गई। ये चार्ट देख के आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में लंबे समय में इन्वेस्ट करने के 3 मेजर तरीके हैं। वो क्या तरीके हैं? पहला तरीका बाय एंड होल्ड, खरीदो और आज तक क्या करते रहो? बैठे रहो। हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारिक स्कैम, कारगिल वॉर, जो भी हुआ सब क्राइसिस में बस बैठे ही रहे। दूसरा तरीका है कि आप एसआईपी करते रहते, हर महीने इन्वेस्ट करते, मार्केट के पीक पे भी कर देते, बॉटम पे भी करते, पीक पे भी करते, बॉटम पे भी करते। इससे भी आपको आपका जन्म सिद्ध अधिकार एवरेज रिटर्न मिल जाता। और तीसरा तरीका है कि आप मार्केट जब नीचे होती तो बाय कर लेते, बाय व्हेन द मार्केट्स आर लो एंड सेल हाई, मतलब यहां पे सस्ते में पहले बाय करते और जब सब बोलते मार्केट से बढ़िया कुछ नहीं है तो सेल कर देते, फिर मार्केट कोलैप्स होती तो बाय करते, फिर मार्केट ऊपर जाती तो सेल करते। मैं ये समझ रहा हूं कि आप में से सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, यार ये सब हमको पता ही है, लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि नीचे खरीदना चाहिए और बेचना चाहिए, और कब खरीदना चाहिए नीचे और कब बेचना चाहिए ऊपर। लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं, चाहे आपको ये क्वेश्चन एकदम वैलिड है कि ये पता कैसे लगेगा कि बाय लो सेल हाई कब करना चाहिए, लेकिन ये बात तो सबको क्लियर है ही कि अगर कोई बाय लो सेल हाई करे तो उसकी वेल्थ बाय एंड होल्ड से बहुत ज्यादा हो सकती है। जितने लोगों को ये मैथमेटिकली समझ पड़ गया, एक बार चैट बॉक्स में यस कर दीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक तरीका है बाय एंड होल्ड, एक तरीका है बाय लो सेल हाई। ये बाय लो सेल हाई इंप्लीमेंट कैसे करना है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अभी तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, अभी मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। लेकिन आप में से कई लोग ये तो समझ रहे होंगे कि अगर मैं बाय लो सेल हाई करूं तो मेरी जो वेल्थ है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हो सकती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट क्वेश्चन सारा यही आ जाता है कि पता कैसे लगेगा कि मार्केट सस्ती कब है और मार्केट महंगी कब है। और आज मैं आपको 3 तरीके बेसिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें से 2 ऐसे तरीके हैं जो कोई भी एक आम आदमी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर सकता है। पहला तरीका तो मैंने आपको थोड़ा समझाया भी था, और वो तरीका क्या था? मार्केट कैप बाय जीडीपी का। और मैंने बोला था अगर मार्केट कैप बाय जीडीपी 1.5 आ जाए तो मार्केट थोड़ी महंगी है, मार्केट कैप बाय जीडीपी अगर 0.5 पे आ जाए तो मार्केट थोड़ी सस्ती है। बट इसके लिए आपको जीडीपी, मार्केट कैप थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो मार्केट्स में एकदम नए हैं, कॉमन रिटेल इन्वेस्टर्स, वो कैसे पता करें कि आज मार्केट थोड़ी महंगी है थोड़ी सस्ती है? उसके मैं 2 तरीके बता रहा हूं, जिसमें से पहला तरीका थोड़ा मजाक वाला तरीका है लेकिन है बहुत काम का और इफेक्टिव, और दूसरा तरीका एकदम सीरियस तरीका है। तो पहला जो मजाक वाला तरीका है वो है 2 मैगजीन्स। ये 2 मैगजीन्स लगा लीजिए, ये काफी हद तक आपको बता देंगी कि मार्केट सस्ती कब है और मार्केट महंगी कब है। और चाहे तो इन 2 मैगजीन्स का सब लोग नाम नोट कर लीजिए, पेपर पेन ले लीजिए, पेपर पेन लेके इन 2 मैगजीन्स का नाम लिखिए। ये 2 मैगजीन सबके घर आनी चाहिए क्योंकि ये काफी हद तक आपको बता देंगी कि मार्केट सस्ती कब है और महंगी कब है। और ये 2 मैगजीन्स का नाम है सरिता विमेंसरा, वनीता मेंस हेल्थ। तो मैं कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं ऐसी कोई भी 2 मैगजीन्स लगाइए जिनका स्टॉक मार्केट से दूर दूर तक का कोई रिश्ता ना। तो आप में से कई लोग बोलेंगे यार ये क्या बात हुई, सरिता विमेंसरा कहां से आ गई इसमें? अब तो ध्यान से समझिए, क्या सरिता विमेंसरा वनीता कभी लिखते हैं कि इस हफ्ते निफ्टी ऊपर है निफ्टी नीचे है? नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि टारगेट ऑडियंस जानना ही नहीं चाहता कि मार्केट खाए। लेकिन जब मार्केट बहुत बढ़ती है बहुत बढ़ती है बहुत बढ़ती है तो घर घर में बात चालू होती है, इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया इनका पैसा बढ़ गया, इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया इनका बढ़ गया, हम ही रह गए। जिस दिन सरिता को समझ पड़ता है कि पूरा हिंदुस्तान ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो स्टॉक मार्केट के बारे में आर्टिकल लिखता है। जैसे अगर हर एक घर के बारे में बात चल रही है, इन्होंने घर खरीदा इनके घर का प्राइस बढ़ गया, इन्होंने घर खरीदा इनके घर का प्राइस बढ़ गया, हम ही रह गए हैं। तो सरिता विमेंसरा एक आर्टिकल लिखेगी कि अपने सपनों के घर में कैसे निवेश करें। जिस दिन सरिता विमेंसरा अपने सपनों के घर में निवेश करने की बात कर रहा है उस दिन शायद आपको घर भी बेच देना चाहिए, क्योंकि सब सरिता विमेंसरा घर खरीदने की बात तभी कर रहा है जब पूरा हिंदुस्तान मान चुका है कि घर से बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। तो सरिता को भी आर्टिकल लिखना पड़ता है। और जब मार्केट बढ़ती है और बहुत बढ़ती है तो सरिता प्रॉपर सेंटर फोल्ड पेज पे आर्टिकल लिखता है कि अगर 2003 में इन्वेस्ट किया होता तो 2008 में मार्केट यहां होती,
बैंक में किया होता तो इतना ही, गोल्ड में किया होता इतना ही, प्रॉपर्टी में किया होता इतना ही, और दोनों एक बंदे की फोटो लगी होती है, उसको दोनों हाथ ऊपर होते हैं। जिस दिन भी सरिता विमेंसरा में ये आर्टिकल आ जाए, समझ जाइए गड़बड़ हो गई है, मार्केट जो है वो क्या हो गई है, ग्रीडी हो गई है। फिर वापस मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, सरिता विमेंसरा वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी गिरी इतनी गिरी इतनी गिरी कि यहां पर बेसिकली 2009 में मार्केट कोलैप्स। सरिता विमेंसरा फिर से आर्टिकल लिखेगा कि अगर 2008 में इन्वेस्ट किया होता तो 2009 में मार्केट यहाँ पे, एक बंदे ने सर पे हाथ रखा होता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का डॉक्टर हट जाता है, सिर्फ मनमोहन सिंह रह जाता है। तो ये दो मैगजीन सबके घर आनी चाहिए। तो सब लोग बोलते हैं लगा लें क्या मैगजीन, मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, हम वॉरेन बफेट फॉलोअर्स की एक प्रॉब्लम है, हमसे खर्चा वर्चा नहीं होता। क्योंकि अगर आप मेरे को बोलेंगे 150 रुपए की मैगजीन खरीदनी है, तो मैं बोलूंगा इससे अच्छा 150 का निफ्टी खरीद लो, उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी ज्यादा हो जाएगी। तो आपने बोला फिर पता कैसे लगेगा, तो मैंने बोला पता करने के लिए आपको मैगजीन खरीदने की जरूरत नहीं है, मैगजीन स्टैंड पे जाना है। अब से क्या करना है, हर महीने मैगजीन स्टैंड पे जाना है, सरिता विमेंसरा वनीता इनके कवर पेज पढ़ने हैं। कभी भी आपको सरिता विमेंसरा के कवर पेज पे ऐसा पढ़ने को मिल जाए कि गृहिणी शेयर बाजार में कैसे निवेश करे, हाउ कैन अ हाउसवाइफ इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स, जिस दिन भी ये आर्टिकल आ जाए कि गृहिणी शेयर बाजार में कैसे इन्वेस्ट करे, तो समझ जाइए गड़बड़ हो गई है, मार्केट ग्रीडी हो गई है। उस दिन क्या करना चाहिए, सेल। और जिस दिन भी सरिता विमेंसरा में यह आर्टिकल आ जाए कि आर्थिक मंदी से कैसे जूझें, हाउ टू डील विद द फाइनेंशियल रिसेशन, इसका मतलब गड़बड़ हो गई है, पूरी दुनिया में पैनिक हो गया है, फियर हो गया, सबकी हालत खराब हो गई है, और यहां पे क्या करना चाहिए, बाय। अब आप में से कई लोग बोलते हैं यार ये तरीका थोड़ा ना मजाक वाला तरीका हो गया, कोई सीरियस तरीका बताओ। तो मैं कई बार लोगों को बोलता हूं मजाक आपको लग रहा है बहुत सीरियस तरीका, लेकिन अगर आप सीरियस तरीका जानना चाहते हैं तो अब मैं आपको एक सीरियस तरीका बता रहा हूं, जिससे आप एग्जैक्टली डेट निकाल के हम एक्सरसाइज करेंगे और बताएंगे कि मार्केट में कब बाय करना चाहिए था, कब सेल करना चाहिए था। और वो तरीका है द IPO वे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सभी को पता है कि किसी भी कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो पैसा रेस करने के उसके पास दो मेजर तरीके होते हैं। एक, वो बैंक जा सकते हैं और बैंक से क्या ले सकते हैं, लोन। और दूसरा, वो पब्लिक के पास जा सकते हैं और पब्लिक से भी क्या ले सकते हैं, पैसा। तो पब्लिक से पैसा कैसे लेते हैं, जब कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को देती है और पब्लिक उसके बदले कंपनी को पैसा देती है, क्योंकि पब्लिक को अब कंपनी में क्या मिल जाएगा, हिस्सा मिल जाएगा। और कंपनी को जो पैसे मिले और उसने जो पब्लिक को शेयर्स दिए उसको बोल देते हैं इनिशियल मतलब पहली बार, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या हो गया, पहली बार आपने पब्लिक को शेयर्स क्या किए, ऑफर किए। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सभी को यह बात क्लियर है कि पैसा रेज करने के कंपनी के पास दो तरीके हैं, या तो वो बैंक जा सकता है या पब्लिक के पास जा सकता है। लेकिन आप में से जितने भी लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि जब मार्केट्स डाउन होती हैं तो कोई IPO आता ही नहीं है, और अगर आने भी वाला होता है तो पोस्टपोन हो जाता है। वो चैट बॉक्स पे लिखिए यस। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला कि जितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर आपने ये ऑब्जर्व किया है कि जब मार्केट डाउन होती है तो कोई IPO आता ही नहीं है, और अगर आने वाला भी होता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, पोस्टपोन। वो चैट बॉक्स पे लिखिए एक बार यस। तो आपने देखा होगा अगर मार्केट डाउन है तो कोई IPO आता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उस लेवल पे मार्केट में शेयर्स बेचने का फायदा नहीं है, पब्लिक खरीदने को तैयार नहीं है, तो पैसा रेज नहीं होगा। लेकिन जब मार्केट बढ़ना स्टार्ट होती है तो एक कंपनी का IPO आता है। कंपनी को क्या फायदा होता है IPO लाके, उनको पैसा मिल जाता है। पब्लिक को क्या फायदा होता है, वो IPO में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और उनको अगर मिल गया तो जिस दिन ये कंपनी का स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है उस दिन, क्योंकि बहुत लोग बाय करने का वेट कर रहे होते हैं, तो ऊपर खुलता है। तो जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था वो हायर रेट पे क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो दोनों को फायदा हुआ। किस किस को फायदा हुआ, ध्यान से सुनिए। जिन्होंने IPO में अप्लाई किया वो जिस दिन लिस्ट होता है हायर प्राइस पे बेच के पैसा कमाते हैं। और कंपनी को क्या फायदा होता है,
उसको पैसा मिल जाता है काम करने के लिए, क्योंकि अब उस कंपनी से पैसा, उस पैसे से कंपनी काम करेगी, प्रॉफिट हुआ तो सबका और लॉस भी हुआ तो सबका। फिर जब ये आईपीओ सक्सेसफुल होता है तो दूसरी कंपनी का आईपीओ आ जाता है। क्यों? कंपनी को, दूसरी कंपनी को भी पैसा चाहिए, तो इसमें बहुत लोग अप्लाई करते हैं, जिनको मिलता है वो हायर रेट पे बेचते हैं, इनमें भी दोनों को फायदा होता है, कंपनी को भी फायदा, जो अप्लाई कर रहे हैं उनको भी फायदा। ऐसे सीरीज ऑफ आईपीओ आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, जिसमें पब्लिक को भी फायदा हो रहा है और कंपनी को भी हो रहा है, और सबको समझ पड़ जाता है कि पैसा कमाने का सबसे सिंपल तरीका है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करो। जब यह सबको क्लियर हो जाता है तो आपके इस इमोशन का फायदा उठाने के लिए एक आईपीओ आएगा जिसका नाम होगा इंडियाज बिगेस्ट आईपीओ एवर। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है। और जिस दिन इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ आया और वो क्या हो गया, ओवर सब्सक्राइब, तो याद रखिए सबसे बड़ा मतलब जो बहुत ज्यादा पैसा रेस करने वाला है। बहुत ज्यादा पैसा रेस करने के लिए इन्वेस्टर्स क्या चाहिए, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स कब मिलते हैं, जब मार्केट बहुत अच्छा कर रही होती है, सब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और सबसे बड़ा आईपीओ आए और वो ओवर सब्सक्राइब हो जाए, मतलब शेयर है 100 और लोगों ने अप्लाई कर दिया है 600 शेयर के लिए, तो ये ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो इसको हम बोलते हैं कि एकदम क्लियर हो गया है कि मार्केट में ग्रीड जो है वो अपने पीक पे आ गई है, ग्रीड जो है वो अपने पीक पे आ गई है। तो इसको क्या पता करना है, अब इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ कौन कौन से रहे, इसमें मैं आपको 3 डेटा बताऊंगा। पहले मैं डेटा बताऊंगा पास्ट का, अब तक के सबसे बड़े आईपीओ कौन कौन से आए थे। फिर मैं बात करूंगा प्रेजेंट का, इस टाइम पे सबसे बड़े कौन कौन से आईपीओ आए। और फिर मैं बात करूंगा फ्यूचर का, अब सबसे बड़े आईपीओ कौन से आने वाले हैं और कितने बड़े आईपीओ हैं, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये देखने के लिए कि इंडिया के पास्ट में सबसे बड़े आईपीओ कौन से थे, उसके लिए मैं एक रीडिफ के आर्टिकल पे जा रहा हूं जिसका नाम है इंडिया 10 लार्जेस्ट आईपीओ। आर्टिकल की डेट नोट करिए, इंडिया 10 लार्जेस्ट आईपीओ की आर्टिकल की डेट है 5 अगस्त 2010, 5 अगस्त 5 2010। इंडिया 10 लार्जेस्ट आईपीओ, कौन सी आईपीओ की बात चल रही है, इंडिया लार्जेस्ट एवर पब्लिक ऑफर फ्रॉम कोल इंडिया विल रेज 15,000 करोड़, 15,000 करोड़, ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। विल हिट द स्टॉक मार्केट्स व्हेन 3rd वीक ऑफ अक्टूबर। कौन से ईयर की बात चल रही है, ये बात चल रही है 2010 की, तो 3rd वीक ऑफ अक्टूबर, तो 3rd वीक को क्या मान लेते हैं, 21 अक्टूबर लिख लेते हैं। 3rd वीक 21 अक्टूबर 2010 कौन सा आईपीओ आया था, कोल इंडिया का आईपीओ आया था। कितने हजार करोड़ का आया था, 15,000 करोड़ का आया था। ये इंडिया का सबसे बड़ा था। इस दिन क्या करना चाहिए था, सेल। मैंने तो सेल किया होगा, आपने क्या किया होगा, डीमैट अकाउंट खुलवाया होगा। आपको लगा होगा बस मैं ही रह गया हूं जिसने आज तक इन्वेस्ट नहीं किया, बाकी सब तो अमीर बनी चुके हैं। उससे पहले इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा आया था, जैसे मैं दिखाऊंगा, आप में से कई लोगों के पेरेंट्स के आंखों में से आंसू आ जाएंगे, या आपके खुद के आंखों में से आंसू आ जाएंगे अगर आप 20-30 साल से इन्वेस्ट करते हैं। ये था रिलायंस पावर का आईपीओ। कब आया था, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप्स रिलायंस पावर लिमिटेड आईपीओ 11,700 करोड़ का आईपीओ था। स्टार्टेड विद द बैंक ऑन 15 जनवरी 2008, 15 जनवरी 2008। इंडियाज बिगेस्ट एवर एंड गेटिंग फुल्ली सब्सक्राइब विद इन अ मिनट ऑफ ओपनिंग। 1 मिनट में क्या हो गया था, सब्सक्राइब हो गया था। तो यहां पे जाते हैं और यहां पे नोट कर लेते हैं कि कौन सा आईपीओ आया था, रिलायंस पावर का आईपीओ आया था। कितने करोड़ का आईपीओ था, ये आया था 15 जनवरी 2008 में, 11,700 करोड़, उस दिन तक का सबसे बड़ा आईपीओ। क्या करना चाहिए था, सेल। मैंने तो सेल किया होगा, आपने क्या किया, डीमैट अकाउंट खुलवाया, क्योंकि आपको लगा बस मैं ही रह गया हूं जिसने अब तक इन्वेस्ट नहीं किया। अब मैं आपको डेटा दिखाऊंगा फ्रॉम द ईयर 2003 टू 2024। देखिए मैंने 2003 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हम जैसे लोग भी बहुत चालाक हैं। 2000 में एक बहुत बड़ा बूम आया था, मार्केट बर्स्ट हुई। 2001 में 9/11 का अटैक हुआ। 9/11 अटैक के बाद मार्केट कोलैप्स करी और वहां से मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुई 2002 से, 2003 से। इसलिए मैंने 2003 से ले लिया, नई साइकिल 2003 से स्टार्ट हुई। 2003 से 2024 कितने साल,
21 ईयर्स। इन 21 ईयर्स में इन्वेस्ट करने के हमारे पास दो मेजर तरीके थे। एक तरीका था बाय एंड होल्ड, खरीदो और आज तक क्या करते रहो, बैठे रहो। दूसरा तरीका क्या था, 2003 में बाय तो करो क्योंकि आर्थिक मंदी से कैसे जूझे का आर्टिकल आ रहा था 9/11 के अटैक के बाद, तो यहां क्या कर लो, बाय, फिर बैठे मत रहो। 15 जनवरी 2008 सबसे बड़े आईपीओ पे क्या कर दो, सेल, फिर बैठे मत रहो। नवंबर 2008 में जब आर्थिक मंदी से कैसे जूझे का आर्टिकल आया लीमन क्राइसिस के बाद, यूएस हाउसिंग क्राइसिस के बाद, तो क्या कर लो, बाय, फिर बैठे मत रहो। 21 अक्टूबर 2010 कोल इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ आया, तो क्या कर दो, सेल। फिर 2012 आर्थिक मंदी से कैसे जूझे का आर्टिकल आया, खबर आई कि मनमोहन सिंह कभी भी रिजाइन कर देंगे, मुलायम सिंह सपोर्ट हटा लेंगे, तो यहां कर लो बाय, फिर बैठे मत रहो। सबसे बड़ा आईपीओ 21 अक्टूबर 2021 पेटीएम का आईपीओ आया विच वाज अराउंड 18,000 करोड़। ये बहुत बड़ा नहीं था। क्यों बड़ा नहीं था, क्योंकि 2010 में 15,000 करोड़ का आया था इन 2010। आफ्टर 11 ईयर्स 18,000 करोड़ का आया था। हम 20, 25, 30 हजार करोड़ के आईपीओ का वेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी बड़ा आईपीओ था। उसके बाद एलआईसी का आईपीओ साथ साथ आया 21,000 करोड़। तो ये सबसे बड़े आईपीओ आए थे। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पेटीएम और एलआईसी के आईपीओ के बाद मार्केट ने क्या डायरेक्शन ले ली है। तो मार्केट की डायरेक्शन क्या है वो देखने के लिए क्या करते हैं, हम सेंसेक्स का अभी चार्ट खोलते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं कि पेटीएम और एलआईसी आईपीओ के बाद मार्केट ने क्या डायरेक्शन ली। तो ये देखिए, ये रहा हमारा 21 अक्टूबर 2021, 22 अक्टूबर। यहां से कितने लोग देख पा रहे हैं कि 1.5 से 2 साल मार्केट वहीं की वहीं रह गई। कितने लोगों को ये समझ पड़ा कि जब मार्केट महंगी हो जाती है, जब मार्केट महंगी हो जाती है मतलब मार्केट कैप बाय जीडीपी, मार्केट कैप बाय जीडीपी महंगा हो जाता है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, मार्केट को या तो गिरना पड़ता है या मार्केट को साइडवेज में रहना पड़ता है, ताकि हर साल जीडीपी थोड़ी थोड़ी क्या होते रहे, बढ़ते रहे और ये रेशियो ठीक आ जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, मार्केट जब महंगी हो जाती है, मार्केट को वैल्यूएशन को ठीक करने के दो तरीके होते हैं, या तो मार्केट गिरे और ठीक हो, या मार्केट साइडवेज में चले जाए और जीडीपी बढ़ते जाए, तो हमारी मार्केट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक। जितने लोगों को ये सेंटेंस समझ पड़ा वो चैट बॉक्स में लिखिए यस। मैं रिपीट कर रहा हूं, पेटीएम और एलआईसी के आईपीओ के बाद मार्केट बुरी तरह गिरी नहीं, लेकिन 1.5-2 साल मार्केट साइडवेज में जीरो रिटर्न दिया मार्केट ने, 1.5-2 साल। क्यों, क्योंकि मार्केट जीडीपी से आगे निकल गई थी और जीडीपी का बढ़ने का क्या हो रहा था, इंतजार हो रहा था। अच्छा, उसके बाद अब सबसे बड़े आईपीओ की कौन सी बात चल रही है। अभी तक तो मैंने आपको बताया पास्ट के आईपीओ, प्रेजेंट के आईपीओ, और अब सबसे बड़े आईपीओ की बात चल रही है, ह्युंडई कार की आईपीओ की बात चालू हो गई। ह्युंडई कार का आईपीओ जो है वो करीब करीब $3 बिलियन के आसपास हो सकता है। मतलब हम 25,000 30,000 करोड़ की कहीं आसपास की बात कर रहे हैं, या 20-25 हजार करोड़ की आईपीओ की बात कर रहे हैं। एंड दिस मोस्ट प्रोबेबली कुड बी द बिगेस्ट आईपीओ एवर। अभी तक हमको पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पहले देखेंगे। जिस दिन सबसे बड़ा आईपीओ आएगा तो या तो वो आता है कि नहीं, क्योंकि अगर मार्केट पहले ही गिर जाती है तो आईपीओ को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, या हो सकता है मार्केट गिर गई तो आईपीओ 25,000 में से सिर्फ 10% का ही आएगा, 2, 2.5, 5,000, 10, 15,000 करोड़ का ही आईपीओ आएगा, पूरा आईपीओ लेके ही नहीं आएंगे। तो अभी देखते हैं। लेकिन जिस दिन सबसे बड़ा ये आईपीओ आएगा और ये हो गया ओवर सब्सक्राइब, तो आपको समझ जाना चाहिए कि गड़बड़ शुरू हो गई है। और ये आईपीओ एक्सपेक्टेड है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2024 के आसपास ये आईपीओ एक्सपेक्टेड है। ये भी कोशिश कर रहे होंगे जो मार्केट में बूम बना हुआ है उससे जितना पैसा रेस करना है लेके निकल जाओ, क्योंकि इतना पैसा वापस रेस करना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब मैं डेटा कहां से दिखाने वाला हूं, 2003 से 2010 तक का ही डेटा दिखाऊंगा। क्यों, क्योंकि आगे का हमको सबसे बड़े आईपीओ की अभी कहानी पता नहीं है, आएगा नहीं आएगा क्या होगा। तो आप डेटा देखिए, मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। ये चार्ट जो आप देख रहे हैं ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 का चार्ट, जहां पर भी ये ब्लू डॉट होगा, ये ब्लू डॉट, उस दिन की डेट आपको यहां दिख जाएगी और उस दिन की निफ्टी की वैल्यू आपको यहां दिख जाएगी। सबसे पहली डेट सबको याद है मैं कहां से दिखाने वाला हूं, जनवरी 2003। जनवरी 2003 ये रहा ब्लू डॉट,
ये रही निफ्टी की वैल्यू। निफ्टी की वैल्यू कितनी चल रही थी? निफ्टी की वैल्यू 2003 में 1089, इजी करने के लिए लिख लेते हैं 1000। और आज 2024 में 21 ईयर्स बाद मेरे को बता सकते हैं आज निफ्टी की वैल्यू कितनी चल रही है? निफ्टी की, सेंसेक्स की नहीं, निफ्टी की। कोई आप में से बताना चाहेगा आज निफ्टी की वैल्यू कितनी चल रही है? कई लोगों ने लिखा है वीडियो स्टक, मैं अज्यूम कर रहा हूं बाकी सब लोग मेरे को देख पा रहे हैं, क्योंकि मेरे तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है अभी तक। बट मुझे बताइए, निफ्टी जो 2003 में स्टार्ट हुआ 1000 की वैल्यू पे, आज 2024 में निफ्टी की वैल्यू कितनी चल रही है? अप्रोक्सीमेटली 23,000। 23,000 लिख लेते हैं, 23,000। मतलब कितने गुना बढ़ गया है? 23 टाइम्स हो गया है। 23 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स? 23 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स? 21 ईयर्स। जितने लोगों को यह समझ पड़ा कि लास्ट 21 ईयर्स में 23 टाइम्स कमाने के लिए आपको सिर्फ बाय एंड होल्ड करना था, कोई बाय लो सेल हाई नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना था, कोई नीचे खरीद के ऊपर नहीं बेचना था। अगर आपने सिर्फ खरीद के रखा भी होता 21 ईयर्स, तो आपका पैसा 23 टाइम्स बढ़ गया होता। जितने लोगों को यह समझ पड़ा वो चैट बॉक्स में लिखिए यस। हमको समझ पड़ा कि सेंसेक्स निफ्टी में जन्म सिद्ध अधिकार 23 टाइम्स का था, उसके लिए कुछ नहीं करना था, सिर्फ बाय एंड होल्ड। वो चैट बॉक्स पे लिखिए एक बार यस, तो मैं समझ जाऊंगा आपको ये समझ पड़ गया कि इसके लिए आपको कोई दिमाग विमाग नहीं लगाना था, बस खरीद के क्या करना था? होल्ड। लेकिन मजा कब आता? मजा तो तब आता जब मैं 2003 में बाय करता, फिर बैठे नहीं रहता, सबसे बड़े आईपीओ का फायदा उठाता। 15 जनवरी 2008 रिलायंस पावर के आईपीओ पे क्या करता? सेल। फिर नवंबर 2008 में आर्थिक मंदी से कैसे जूझे के आर्टिकल पे क्या करता? बाय करता। फिर बैठे नहीं रहता, 21 अक्टूबर 2010 कोल इंडिया के आईपीओ पे क्या करता? सेल। और यहां मैं 2010 तक ही रोक रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी एडजस्टेड सबसे बड़ा नहीं था, इसलिए 2010 तक का ही डेटा दिखा रहा हूं। तो 2003 से 2003 से 2010 अगर हमने ये डेट्स पे बाय लो सेल हाई किया होता तो कितना पैसा बनता? कैलकुलेट करें। 2003 में हमने बाय किया होता निफ्टी में 1000 पे, और 15 जनवरी 2008 ये रहा ब्लू डॉट, ये रही निफ्टी की वैल्यू, 6000 पे क्या कर देते? सेल। मतलब मैं अगर 1 लाख रुपए डालता तो वो 6 लाख रुपए बन जाता 5 साल बाद, 2003 से 2008। फिर आप 6 लाख को निकालते, आप गाड़ी खरीदते, घर की डाउन पेमेंट खरीदते, घूमने जाते। मैंने 6 लाख को बचाया। और कब इन्वेस्ट किया? जब मार्केट गिर के 2008 में 2500 के आसपास आ गई, 2500 पे जब मार्केट आई तो मैंने पूरे 6 लाख वापस इन्वेस्ट कर दिए। फिर मैंने सेल कब किया? सबसे बड़ा आईपीओ 21 अक्टूबर 2010 कोल इंडिया आईपीओ, ये रहा ब्लू डॉट, यहां खरीदा था, ये रहा ब्लू डॉट, ये रही वैल्यू 6100। इजी करने के लिए लिख लेते हैं 6000 पे मैंने सेल किया। 2500 से 6000 कितने गुना हो गया? ये 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना हो गया। तो 6 लाख को अगर मैं 2.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा? 15 लाख। मतलब 1 लाख से स्टार्ट किया और मैं 15 लाख पे आ जाता। कितने साल में आ जाता? 2003 से 2010, 7 साल में हमारा पैसा 15 गुना हो जाता। होगा नहीं आप में से किसी का? ये तो विशफुल थिंकिंग है, ख्वाब है। बट मैंने बोला 7 साल में 15 गुना हो जाता। अगर 7 साल में 15 गुना हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर 10 साल में 10 गुना भी हो जाए, क्योंकि मैं अगर परफेक्ट टाइमिंग नहीं भी कर पाऊं तो भी मेरे को मोक्ष मिल जाना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए? तो मैं बचपन से अपने घर में एक ही नंबर दिखा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। हमेशा बचपन से एक ही चीज बोल रहा हूं कि अगर किसी ने 20 साल की इन्वेस्ट एज में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते और गलती से 10 साल में 10 गुना हो जाता तो 30 की एज तक कितना हो जाता? 10 लाख। फिर इस 10 लाख के ऊपर अगले 10 साल फिर से अगर 10 गुना होता तो कितना हो जाता? 1 करोड़। इस 1 करोड़ के ऊपर फिर से 10 गुना होता तो 50 की एज तक कितना हो जाता? 10 करोड़। और 60 की एज तक कितना हो जाता? 100 करोड़।
तो मैंने एक दिन अपने भाई को बोला ऐसे बन जाएंगे 100 करोड़। तो मेरे भाई ने बोला लेकिन कब तक करता रहेगा? तो मैंने उसको बोला वर्क टिल योर आइडल्स बिकम योर राइवल्स। तो उसने बोला आइडल कौन है? तो मैंने बोला आइडल तो वॉरेन बफेट है। उसने बोला ये ज्यादा हो गया, उतना कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो मैंने बोला ट्राई कर सकते हैं। उसने बोला कैसे? मैंने बोला एक इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी 50 और दूसरा इंडेक्स है जिसका नाम है नेक्स्ट 50। मुझे चैट बॉक्स पे सोच के बताइए, जब जब मार्केट बढ़ेगी तो ज्यादा कौन सा बढ़ेगा, निफ्टी या नेक्स्ट 50? और जब जब मार्केट गिरेगी ज्यादा कौन सा गिरेगा, ज्यादा कौन सा गिरेगा, निफ्टी या नेक्स्ट 50? मुझे बताइए, चैट बॉक्स पे बताइए लिख के कि जब जब मार्केट में बूम आएगा तो दोनों ही बढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा कौन सा बढ़ेगा, नेक्स्ट 50। और जब जब मार्केट कोलैप्स होगी तो दोनों ही गिरेंगे, लेकिन ज्यादा कौन सा गिरेगा, नेक्स्ट 50। तो क्यों ना इस बार नेक्स्ट 50 के उतार चढ़ाव का हम फायदा उठाएं। कैसे? दो तरीके हैं। एक तरीका है बाय एंड होल्ड। बाय एंड होल्ड अगर मैंने किया होता तो 2003 से 2024, ये लीजिए जो चार्ट है वो किसका है, नेक्स्ट 50 का है। जनवरी 3 2023 ये रहा ब्लू डॉट, नेक्स्ट 50 की वैल्यू चल रही है 1391। अगर 2003 में आप नेक्स्ट 50 खरीदते तो 1391 का मिलता। कोई आप में से गेस करना चाहेगा कि आज 1391 पे जो आपने निफ्टी खरीदा था 2003 में वो आज कितना हो गया है? कोई बता सकता है? किसी को आइडिया है नेक्स्ट 50 की वैल्यू कितनी चल रही है? देखने के लिए मैं एनएससी की साइट पे जा रहा हूं और ये देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 की साइट पे निफ्टी नेक्स्ट 50 की वैल्यू चल रही है 71,892। क्या मतलब है इसका, एक बार देखना चाहते हैं? 71,000 के आसपास लिख लेते हैं और खरीदा कितना पे था, 1391। 1391 2003 में खरीदा था, आज 2024 है। कितने गुना हो गया देखना चाहते हैं? 71,000 divided by 1391, money has gone up by 51 times। 51 times। आप में से जितने लोगों को यह समझ पड़ा कि 51 टाइम्स कमाने के लिए कोई बाय लो सेल हाई नहीं करना था, कोई मार्केट कैप बाय जीडीपी नहीं देखनी थी, अगर आपने सिर्फ बाय एंड होल्ड किया होता तो 21 ईयर्स में आपका पैसा 51 टाइम्स हो गया है। जितने लोगों को यह समझ पड़ा चैट बॉक्स पे लिखिए यस। इसके लिए कोई दिमाग नहीं लगाना था, कुछ नहीं करना था, बस बाय